गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है सहकार प्रज्ञा। अब ये सहकार प्रज्ञा क्या चीज़ है? ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, जो एनसीडीसी लेड ट्रेनिंग होगी। अब वो ट्रेनिंग कराएगा कौन? एनसीडीसी खुद तो नहीं कराएगी, ओवरसी करेगी ट्रेनिंग एनसीडीसी सिर्फ। लेकिन जो ट्रेनिंग कराएगा वो ये इंस्टीट्यूशन है लिनाक। लिनाक जो एक बहुत बड़ा लंबा सा नाम है ये, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा ये नाम। लक्ष्मण राव इनामदार नेशनल एकेडमी फॉर कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ये क्या करेंगे? ये इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे और ये ट्रेनिंग किसको दी जा रही है? ठीक है, फार्मर्स को डायरेक्ट ट्रेनिंग नहीं मिल रही। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी। और वो ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, उसके लिए जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं वो सहकार प्रज्ञा है। ठीक है। अब क्योंकि जो एनसीडीसी है वो न्यूज़ में आ गया है, तो हमको एनसीडीसी के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एनसीडीसी है क्या? एक तरह से स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्या होती है? जो पार्लियामेंट एक एक्ट से बनाती है। तो 1963 में एक एक्ट से एनसीडीसी को बनाया गया है। इसका मोटिव क्या है? प्लानिंग, प्रमोटिंग प्रोग्राम्स फॉर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, बेसिकली जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है या इंडस्ट्रियल गुड्स हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, या इवन लाइव स्टॉक, उन सब के बारे में ट्रेनिंग देना या प्रमोट करना, फार्मर्स को अवेयर करवाना कि कोऑपरेटिव डेवलपमेंट पॉसिबल है इन सब चीज़ों की। तो इवन अब इसके अंदर एक और पॉइंट है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होती है? जो खासकर हमारे ट्राइबल्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे फॉरेस्ट्स में। ठीक है। तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती है, जो ट्राइबल्स जो प्रोड्यूस करते हैं, उसको भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के कैसे प्रमोट किया जा सकता है, प्लान उसके लिए प्लान करना, उसके लिए फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स चलाना, ये सब एनसीडीसी का काम है। तो आपको बेसिकली ओवरव्यू में समझना हो तो आप एनसीडीसी को समझ लो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या जो ऑर्गेनाइजेशंस जो भी फार्मर्स से रिलेटेड हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, उन सबको प्रमोट करना, उन सबको हेल्प करने का काम एनसीडीसी करती है। ठीक है, 1963 से। अभी रिसेंटली इनको एम्पावर किया गया एनसीडीसी को कि वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे कुछ फाइनेंस कर सकता है प्रोजेक्ट्स रूरल एरियाज़ में जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, वैसे तो ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है, वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, ये सब आप देख रहे हो, ये सारे इनडायरेक्टली तो रिलेटेड हैं एग्रीकल्चर से, बट ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो इन सबको फिर भी जो एनसीडीसी है उनको एम्पावर किया गया कि वो इन सब प्रोजेक्ट्स को रूरल इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में इन सबको प्रमोट कर सकता है, फाइनेंस कर सकता है। ठीक है। अब ये एनसीडीसी ने कुछ स्कीम्स निकाली हुई हैं, तो आप ये पढ़ लेना इसको। आपको अगर ये प्रीलिम्स में काम आ सकती हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स जो है उसको ये एनसीडीसी उनमें हेल्प कर रहा है। ये बहुत न्यूज़ में रहता है, आपने न्यूज़ में पहले भी देखा होगा, हमारे प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज़ में पहले आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या होता है? आपने साउथ वेस्ट मानसून तो सुना होगा, वो सबको पता है कि जो मानसून जनरली आता है हमारा जो जून जुलाई में, वो अक्टूबर तक रहता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या है? ये जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून जब चला जाता है, जब वो निकल जाता है, मतलब अक्टूबर के मिड में या फिर अक्टूबर के, जैसे इस बार अक्टूबर के एंड तक साउथ वेस्ट मानसून था इंडिया में और ये चला गया, उसके बाद जो जो मानसून की जो विंड्स होती हैं वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है। पहले वो साउथ वेस्ट, मतलब अगर ये इंडिया है तो नीचे से साउथ वेस्ट, मतलब ऐसे चलती थी जो विंड्स, जो ऐसे कर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चल के इंडिया की तरफ मूव करती हैं। जो मानसून आता है हमारा वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है। अब वही विंड्स जब वापस आ रही हैं, रिवर्स हो गई हैं, तो वो जो ऐसे गई हैं, जो साउथ वेस्ट से गई हैं, जब वो रिवर्स होंगी तो वो नॉर्थ ईस्ट से रिवर्स होंगी। जब वो नॉर्थ ईस्ट से रिवर्स हो रही हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट मानसून कहलाती हैं। और ये मानसून कब आता है? अक्टूबर से दिसंबर के टाइम के बीच में। ठीक है। अब ये नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो मेनलैंड इंडिया जो है उसमें प्रॉपरली बारिश नहीं करता है। ये सिर्फ कहाँ पर करता है बारिश? तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये जो हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, साउथ इंडिया का पार्ट है। ठीक है। अब होता क्या है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से समझ लो आप विंड्स चली। ठीक है। अब वो जब बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जाएंगी तब वहाँ से वो मॉइस्चर इकट्ठा कर लेंगी अपने पास। ठीक है। अब वही मॉइस्चर जो भी इकट्ठा हो रहा है, जब वो नीचे आते 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 तमिलनाडु के पास आएगा
तो वहाँ पर वो बारिश करेगा। तो तमिलनाडु की ऑलमोस्ट 48% जो रेनफॉल होती है एनुअल, वो इसी नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होती है। तो जो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर का टाइम है, इस टाइम पर तमिलनाडु में बारिश होती है। साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पर तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है। ठीक है, ये याद रखना आप, साउथ वेस्ट मानसून तमिलनाडु में जो है बारिश नहीं करता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से वहाँ पर बारिश होती है। मतलब जब हमारे यहाँ पे सर्दियाँ होती हैं तब वहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, अब वही सिर्फ तमिलनाडु पुडुचेरी वाले रीजन में ही नहीं, मालदीव्स, श्रीलंका, इवन म्यांमार, क्योंकि म्यांमार भी नॉर्थ ईस्ट के पास पड़ रहा है आपके। तो नॉर्थ ईस्ट बाय जब ये साउथ वेस्ट मानसून जब हमारा बाय द टाइम इट रीचेज म्यांमार, तो ये तब तक तो सूख ही जाता है, मतलब ये विंड्स जो है वो ड्राई हो जाती हैं, तब वहाँ पर उतनी बारिश नहीं कर पाता है वो। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, जब क्योंकि वो विंड्स वैसी हैं, वो नॉर्थ ईस्ट से ही जनरेट हो रही हैं, तब वो वहाँ पर बारिश करती हैं थोड़ा। ठीक है, अब मालदीव्स में, श्रीलंका में भी, क्योंकि जब ये रिट्रीट होकर वापस आ रही हैं विंड्स, जब ये ओशन से, बे ऑफ बंगाल से या फिर हमारे इंडियन ओशन से जब ये पानी का मॉइस्चर इकट्ठा कर लेती हैं, तब ये इन कंट्रीज़ में भी बारिश करती हैं। ठीक है, अब ये आप देख रहे होगे ना, जितने भी ये चीज़ें लिखी हैं, ये इन एरियाज़ में मोस्टली साउथ वेस्ट मानसून नहीं आता है, इधर नॉर्थ ईस्ट मानसून ही आता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो क्योंकि तमिलनाडु आप देख लो कि 48% जो है अपनी एनुअल रेनफॉल की डिपेंडेंसी इसी नॉर्थ ईस्ट मानसून के ऊपर ही होती है उनकी। ठीक है, अब अगर वो नहीं आएगा तो तमिलनाडु में सूखा पड़ने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि इस बार क्या हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून बहुत वीक है। इतना जो जैसे ही साउथ वेस्ट मानसून जो हमारा अक्टूबर के एंड में निकला है, ख़त्म हुआ है, वो उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट मानसून आना था वो ठीक से नहीं आ पाया है। अभी इवन नवंबर 10 तक की जो रिपोर्ट है, तब तक भी ठीक से नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो नहीं आ पाया है। ठीक है, इवन ये देखो लिखा है नवंबर 10 तक बिलो नॉर्मल रहा है ये नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, अब क्या हुआ है कि क्यों रहा है ये कम, इतना स्लो क्यों हो गया है या इतना बिलो नॉर्मल क्यों है ये नॉर्थ ईस्ट मानसून? इसका रीज़न है, मेजर रीज़न, ला नीना। अब ला नीना क्या होता है कि बेसिकली जब जो हमारा पैसिफिक ओशन है, ठीक है, जो पैसिफिक ओशन में जो सेंट्रल या फिर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, वहाँ पर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में कौन सी कंट्रीज़ पड़ेंगी? अब आप देखो, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब यहाँ पर साउथ अमेरिका है, तो ईस्टर्न साइड कौन सा हुआ? ये साउथ अमेरिका साइड या फिर सेंट्रल साइड। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाती है, एबनॉर्मली हाई कूल, एबनॉर्मली कूल टेम्परेचर हो जाता है ओशन का। अब जब बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है यहाँ पर पानी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सिचुएशन, तब क्या होगा? यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया। अब हमारे इंडियन ओशन में लो प्रेशर है। ठीक है, अब हाई प्रेशर जब है यहाँ पर ईस्टर्न साइड में या सेंट्रल पैसिफिक में, और हमारे यहाँ पर लो प्रेशर है, तो क्या होगा? सारी विंड्स जो है वो यहाँ पर आएंगी या फिर मॉइस्चर लेकर यहाँ पर आएंगी, तो हमारा साउथ वेस्ट मानसून जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और इंडिया में बहुत अच्छी बारिश होगी उससे। ठीक है, लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है। ठीक है, उसका एक बैड इफेक्ट भी है लानीना का। लानीना से अच्छी बारिश तो होती है हमारे इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून से, लेकिन उसका एक बैड इफेक्ट ये है कि वो हमारे नॉर्थ ईस्ट मानसून को इफ़ेक्ट कर देता है। कैसे इफ़ेक्ट कर देता है? जो हमारा लो प्रेशर सिस्टम है, लो प्रेशर सिस्टम कौन सा होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वेक्शन जोन। अब ये होता क्या है कि जो इंडिया का मैप आप अगर आप देखोगे, जहाँ जो ये एक बेल्ट है, पूरी एक लाइन होगी जहाँ पर लो प्रेशर रहेगा, जहाँ जहाँ ये लो प्रेशर रहेगा वहाँ वहाँ पर जो साउथ वेस्ट मानसून है वहाँ पर अच्छी अच्छी बारिश करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लो प्रेशर है, वहाँ पर बारिश होती रहेगी। लेकिन ये क्या होता है कि जब ये नॉर्थ ईस्ट मानसून के टाइम पे इस ITCZ को नीचे आना होता है, या ITCZ जो है नॉर्थ से जब ये नीचे आएगा, जब ये तमिलनाडु के ऊपर आएगा, तभी यहाँ पर अच्छी बारिश होएगी। लेकिन ला नीना की वजह से क्या हो रहा है कि जो ये ITCZ है ये नॉर्थ में ही रह जाता है। ठीक है, मतलब नॉट नॉर्थ इंडिया, बट समझ लो कि बंगाल या फिर महाराष्ट्र, जो ये आंध्र प्रदेश, इस रीजन में रह जाता है, तमिलनाडु तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पर ही सिर्फ लो प्रेशर रहता है, और जो तमिलनाडु है वहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है उसकी वजह से। तो उसकी वजह से क्या है, नॉर्थ ईस्ट मानसून वीक हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ला नीना की वजह से नॉर्थ ईस्ट मानसून इसलिए वीक हो गया है। जनरली क्या होता है नॉर्मल सिचुएशन में, जब ला नीना नहीं है, तो जितने भी ये हमारे लो प्रेशर सिस्टम्स जो हमारे बे ऑफ बंगाल में बन रहे हैं या फिर साइक्लोन्स बनते हैं, उससे वहाँ पर तमिलनाडु में बारिश हो जाती है। बट डोंट कंफ्यूज कि जो आजकल निवार जो ये हमारे तमिलनाडु में जो साइक्लोन आ रहा है वो सेपरेट है इससे फिनोमेना, नॉर्थ ईस्ट मानसून का वो एक पार्ट नहीं है।
हाँ, डायरेक्टली लिंक तो नहीं है बट इनडायरेक्टली तो लिंक है। बट हाँ, साइक्लोन से आप इसको कंफ्यूज मत करना कि तमिलनाडु में तो अच्छी बारिश हो रही है, नॉर्थ ईस्ट मानसून कैसे वीक है, आप ये मत सोचना, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो वीक है, साइक्लोन आ रहा है वहाँ पर, हाँ, बट साइक्लोन की भी इंटेंसिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी नॉर्मल सिचुएशन में होनी चाहिए वहाँ पर तमिलनाडु में, बिकॉज ऑफ दिस लानीना फैक्टर। वहाँ पर लो प्रेशर ठीक से जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो तमिलनाडु में भी इसलिए इस बार ना तो नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है वो ठीक से आ पा रहा है, और ना ही जो ये साइक्लोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो पाएंगे वहाँ पर, ठीक है। अब ये जो है आई टी सी जेड, जैसा मैंने आपको बोला कि वो हम नॉर्मल पोजीशन से ऊपर नॉर्थ में ही रहता है, उसकी वजह से क्या होएगा कि तमिलनाडु में ठीक से बारिश नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कब तक रहेगा, क्योंकि इस बार ये ला नीना की फॉरकास्ट है कि ये ऑलमोस्ट मार्च तक रहने वाला है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार तमिलनाडु में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश होनी है वो अफेक्ट होगी, इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो शायद हो सकता है कि डेफिशिएंट रेनफॉल भी हो सकती है बाय दिसंबर तक तमिलनाडु वाले एरिया में, ठीक है। तो चलो, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डीसैलिनेशन प्लांट्स। अब डीसैलिनेशन प्लांट्स क्या होते हैं कि बेसिकली ये जो आरओ, आप बेसिकली आपको मैं घर के ही तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो आपके घर पे आरओ लगे होते हैं उसी के समझ लो बड़े साइज़ के आरओ आपने समुंदर के पास लगा दिए या ओशन के पास लगा दिए, ताकि आप ओशन के वाटर को, जो सॉल्ट वाटर है उसको रिफाइन करके फिट टू ड्रिंक कर लो। उसी पानी को, जो ओशन वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो रिवर्स ऑस्मोसिस जो टेक्निक यूज़ करके आप पानी बनाओगे, उसको डीसैलिनेशन प्लांट्स कहते हैं। डीसैलिनेशन से समझ जाओगे आपकी सलाइन वाटर को डीसैलिनेट करना, मतलब उसको खारे पानी को पीने के लायक पानी बनाने का जो प्लांट्स होते हैं वो डीसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है? क्योंकि मुंबई में डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाने की बात हो रही है, क्योंकि मुंबई में जो ड्रिंकिंग वाटर के इशू आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है और विद टाइम वहाँ पर पॉपुलेशन और बढ़ेगी, तो ड्रिंकिंग वाटर की सिचुएशन वहाँ पर पुअर हो सकती है। तो इसलिए डीसैलिनेशन प्लांट्स की बात हो रही है कि समुंदर के पानी को ही हम साफ़ करके ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करके मुंबई की जो ज़रूरत है उसको पूरा करें, ठीक है। अब होता क्या है कि रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक से इसको जो समुंदर के पानी को प्योरीफाई किया जाता है, और उसमें होगा क्या कि जो वाटर एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ताकि जो मेम्ब्रेन के ऊपर, ताकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो उस मेम्ब्रेन को तो पास कर जाते हैं, लेकिन जो सॉल्ट या फिर अलग जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो पीछे रह जाती हैं। तो जो पानी है वो छन जाता है उससे, और फिर जो क्लीन वाटर है वो हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कितनी ज़्यादा इंडिया में यूज़ की गई है टेक्नोलॉजी, बेसिकली ये टेक्नोलॉजी इसराइल का नाम सुना है ना अपने कंट्री का, मिडल ईस्ट में बहुत एक बड़ी, मतलब छोटी सी कंट्री है बट बहुत पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो इसराइल इसको बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर यूज़ करता है डीसैलिनेशन को, क्योंकि वहाँ पर भी पानी का इशू है, तो वो क्या करता है समुंदर के पानी को ही साफ़ करके ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करके अपनी पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा कर रहा है। तो सिर्फ इसराइल ही नहीं, बहुत और भी कंट्रीज़ जो हैं वो भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ यूज़ करती हैं इस टेक्निक को। इवन अब यूएस और ऑस्ट्रेलिया में भी ये टेक्निक को यूज़ करना शुरू कर दिया गया है। बट क्या इंडिया में अभी तक ये टेक्निक है? यस, इंडिया में भी ये टेक्निक है। तमिलनाडु में 2010 में और 2013 में 2 प्लांट्स लगाए गए हैं चेन्नई में, और अब ये प्लांट्स जो हैं वो गुजरात में भी प्रपोज किए गए हैं, गुजरात में भी ये प्लांट्स लगेंगे। बट बेसिकली प्रॉब्लम इसमें क्या है कि ये बहुत कॉस्टली जो है टेक्निक है ड्रिंकिंग वाटर को बनाने के लिए, ठीक है। अब 1600 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट कॉस्ट इसकी बात बोल रहे हैं कि एक प्लांट लगाने के लिए ऑलमोस्ट 1600 करोड़ रुपए लगेंगे। तो इसलिए 2007 में भी ये जो हमारी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसकी, मुंबई की बीएमसी जिसको कहते हैं, उनको रिपोर्ट दी गई थी कि 2007 में ही एक स्टेट गवर्नमेंट ने की हाई लेवल कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि ये डीसैलिनेशन प्लांट्स को लगा लेना चाहिए हमें, क्योंकि विद टाइम हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर की सिचुएशन वहाँ पर सफ़र करने लगेगी। बट क्योंकि कॉस्ट बहुत हाई थी तो अभी तक इस पर एक्शन नहीं लिया गया था, लेकिन अभी जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि इसको आप मूव अहेड करो इसके ऊपर, और इस प्रोजेक्ट को आप इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। अब क्या ये प्रोजेक्ट जो है ये इकोलॉजिकली सेफ़ होता है?
एक्चुअली क्या होगा कि जब जब भी आप इसको डीसैलिनेशन को आप प्रोसेस को आप करोगे पूरा, तो कुछ तो पीछे ब्राइन रह जाएगा। ब्राइन क्या होता है? सॉल्ट वाटर, ठीक है? सॉल्ट बेसिकली जो आपका, जब आप पानी को साफ़ करोगे तो पीछे जो सॉल्ट रह जाएगा, बहुत खारा रह जाएगा, जो इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगी, सॉल्ट इम्प्योरिटीज़, वो उसको आप डिस्पोज ऑफ कैसे करोगे? या तो आप समुंदर में डाल लोगे उसको, ठीक है, या कोई और टेक्निक करोगे, बट बेसिकली करते ही वो यही है कि समुंदर में डाल देते हैं। जब उसको आप समुंदर में डाल दोगे तो जिस एरिया में डालोगे वहाँ की तो इकोलॉजी पूरी बर्बाद होनी शुरू हो जाएगी। तो ये इकोलॉजिकली उसके कंसर्न्स हैं, तो इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है? अब है केरला पुलिस एक्ट। बहुत दिनों से न्यूज़ में चल रहा है, इसको बारे में हम जान के डिस्कशन नहीं कर रहे थे, क्योंकि अनटिल और अनलेस इसके बारे में पूरी एक डिटेल आ जाए। एक्चुअली हुआ क्या था कि केरला गवर्नमेंट ने एक लॉ पुश किया था, सेक्शन 118A ऑफ केरला पुलिस एक्ट, जिसको ये कहा गया था कि वो फ्री स्पीच के अगेंस्ट है, ठीक है? उसमें जो जर्नलिस्ट्स हैं या फिर जो इवन लोकल पीपल हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इससे क्या होगा कि फ्री स्पीच के ऊपर कर्ब्स लग जाएंगे, ठीक है? तो रिसेंटली अभी केरला गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया था, जो गवर्नर ने साइन भी कर दिया था, लेकिन अब बहुत पब्लिक प्रेशर हुआ है, तो केरला गवर्नमेंट ने कहा है कि इसको हम ऑर्डिनेंस को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और हम इस ऑर्डिनेंस को पब्लिक डिबेट में डालेंगे, ताकि लोग इसके ऊपर बात करें, और अगर इसके बाद बात करने के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसी को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली इस जो ये ऑर्डिनेंस है, ये अभी उन्होंने, जिसको कहते हैं ना, जो आप ठंडे बस्ते में डाल दिया है, ठीक है? इट्स नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट दिस मोमेंट। सो लेट अस सी द बैकग्राउंड। आपने श्रेया सिंघल केस का नाम सुना होगा, 2015 का केस है, जब जो सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000 को स्क्रैप किया था जिस केस में, ठीक है? अब सेक्शन 66A क्या था? वो कहता था कि अगर किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट या अपने स्पीच अपने कंप्यूटर डिवाइसेस पे, क्योंकि आईटी एक्ट है तो वो कंप्यूटर डिवाइसेस पे, मतलब मोबाइल डिवाइसेस पे या इवन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू अगर आपने कुछ लिखा है, तो जिसको आप हेट स्पीच भी कह सकते हो, तो उसको, जिससे किसी की भी इंडिविजुअल, अब याद रखना कि किसी इंडिविजुअल की रेपुटेशन को आप थ्रेटन कर रहे हो, अब्यूज़ कर रहे हो या ह्यूमिलिएट कर रहे हो, या इवन डिफेमेटरी स्टेटमेंट है वो, तो वो आप उसमें, आप उसको उसमें अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है? तो सेक्शन 66A को सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में श्रेया सिंघल केस में उसको स्क्रैप कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 19 जो है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 सब सेक्शन 2, तो जो उसमें जो आर्टिकल 19 सेक्शन 2 में ये वॉइड है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो वायलेट कर रहा है, तो इसलिए सेक्शन 66A जो है उसको स्क्रैप कर दिया गया था, उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो साथ के साथ उसी टाइम पर सेक्शन 118D ऑफ केरला पुलिस एक्ट, जो कि सिमिलर एक्ट था, जो कि सिर्फ कंप्यूटर या फिर मतलब ऑनलाइन ही हेट स्पीच को ही क्रिमिनलाइज नहीं कर रहा था, इवन बोलने जो फिजिकल, जब आप मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ, नॉर्मली सिचुएशन में भी जो बोल रहा हूँ, उसको भी वो क्रिमिनलाइज कर रहा था। तो उस इन सेक्शन 66A ओनली डेल्ट विद कंप्यूटर एंड आईटी रिलेटेड एक्सप्रेशन, लेकिन और जो सेक्शन 118D था वो बोथ कंप्यूटर और फिजिकल मैनर में भी, अगर आपने किसी को बोला है, तो मतलब कुछ ऐसी स्पीच दी है जिससे आप थ्रेटन कर रहे हो कि अब्यूज़ कर रहे हो या ह्यूमिलेट कर रहे हो, तो उसको भी जो सेक्शन 118D था उसको भी क्रिमिनलाइज करता था, इस स्पीच को भी, ठीक है? बोथ कंप्यूटर एंड फिजिकल फॉर्म। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, कहा था कि जो है वो आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है ये जो प्रोविज़न है। तो इसको बेसिकली जब उन्होंने स्क्रैप किया इन दोनों प्रोविजंस को, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्गुमेंट दिया कि जो इसके अंदर टर्म्स यूज़ की गई हैं, थ्रेटनिंग, अब्यूजिंग, ह्यूमिलिएटिंग या डिफेमेटरी, इन सब की डेफिनेशन क्या है, ठीक है? क्योंकि जब इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये बहुत ब्रॉड टर्म्स हैं, तो पुलिस कुछ भी आपको बोल सकती है कि या इवन कोई भी इंडिविजुअल बोल सकता है कि मुझे अब्यूज़ किया गया। अब अब्यूजिव स्पीच की क्या डेफिनेशन है, थ्रेटनिंग स्पीच की क्या डेफिनेशन है, ह्यूमिलिएटिंग स्पीच की क्या डेफिनेशन है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये बहुत ब्रॉड हो जाएगा, तो इसमें पुलिस के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी, तो
एक इंडिविजुअल की फ्री स्पीच को हर हर एक सब स्पीच के हर वर्ड को थ्रेटनिंग या अब्यूजिव डिक्लेयर करके पुलिस किसी पर एक्शन ले सकती है। ठीक है, तो इसलिए इनको सेक्शन 66A जो आईटी एक्ट का था और सेक्शन 118D जो केरला पुलिस एक्ट का था, इन दोनों को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। ठीक है, अब ये न्यू ऑर्डिनेंस क्या है? अब ये न्यू ऑर्डिनेंस बेसिकली बैकडोर एंट्री दे रहा है सेक्शन 66A को और सेक्शन 118D को। अब और इसके अंदर प्रोविजन क्या है कि सेक्शन आपने को जैसे मैंने बताया कि 66A और 118D सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर स्पीच को क्रिमिनलाइज कर रहा था, हेट स्पीच को। ठीक है, लेकिन सेक्शन 118A अगर आपने किसी इंडिविजुअल को कुछ बोला है, वो भी, और किसी बड़ी कम्युनिटी को या बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल को भी आपने अगर कुछ बोल दिया है जिससे, या आपकी स्पीच से अगर सिर्फ इंडिविजुअल को ही नुकसान नहीं हो रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल का या कम्युनिटी का या फिर लार्जर सोसाइटी का भी नुकसान हो रहा है, तो भी आपके ऊपर क्रिमिनल एक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो गया है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस लॉज जिसमें कि सिर्फ आपके कहने से अगर किसी इंडिविजुअल को बुरा लगा है तब आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती थी। अब क्या है कि आपके कहने से अगर आपने किसी इंडिविजुअल को नहीं कहा कुछ, लेकिन आपने ऐसी कोई चीज़ कही कि जिससे पूरी सोसाइटी को बुरा लग सकता है, या सोसाइटी की वही चीज़ें जो ये थ्रेटनिंग, अब्यूजिंग, ह्यूमिलिएटिंग, डिफेमेटरी, ये सब चीज़ें अगर सोसाइटी के लेवल पर उसकी रिपरकशन हो सकती है तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि इससे जितने जर्नलिस्ट हैं अगर वो कुछ क्रिटिसिज्म करते हैं तो अपने आर्टिकल में, तो किसी भी एक्ट को, किसी भी उनके जो वर्ड्स को पुलिस जो है वो इन कैटेगरीज में डाल के उनको अरेस्ट कर सकती है। तो जर्नलिस्ट इसके अगेंस्ट बहुत हो गए थे, वो कह रहे थे कि मीडिया की फ्रीडम को छीना जा रहा है और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो पनिशमेंट के जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स थे। ठीक है, जैसे कि आपको ये दिखाता हूँ मैं कि पुलिस ऑफिसर को अगर लग रहा है कि अरेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो उसको अरेस्ट नहीं किया तो शायद वो पर्सन जो है वो दोबारा ऐसा कुछ बोलेगा या फिर ज़्यादा नुकसान कर सकता है सोसाइटी का, तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर है उसको अरेस्ट करने की। ठीक है, उसको कॉग्निजेबल बना दिया गया। ठीक है, कॉग्निजेबल क्या होता है? कॉग्निजेबल मतलब कि एक एक्ट जिसमें पुलिस जो है वो बिना कोर्ट के वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो जब वो सेक्शन 118A जो है केरला पुलिस एक्ट का, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया है, तो इसमें पुलिस के पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ गई हैं। और ये एक तरह से आपको सिंपल भाषा में और समझाऊं तो सेक्शन 66A प्लस सेक्शन 118D इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और दूसरा क्या है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल के ही रेपुटेशन को बचाने की बात नहीं कर रहा है, ये क्लास ऑफ पर्सन्स की बात भी कर रहा है। देखो अपर it says whoever makes, expresses, publishes or disseminates any matter or subject for threatening, abusing, humiliating or defaming a person, अब ये अब अ पर्सन जो है वो सेक्शन 66A और सेक्शन 118D जो था उसमें बात हो रही थी सिर्फ अ पर्सन की, एनी पर्सन। ये देखो सिर्फ एनी पर्सन की बात हो रही थी ना, लेकिन इसमें अ पर्सन की भी बात हो रही है और क्लास ऑफ पर्सन्स की भी बात हो रही है। ठीक है, अब यहीं पर सारी प्रॉब्लम आ जाती है क्लास ऑफ पर्सन्स के ऊपर कि किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट अगर कोई आर्टिकल नहीं भी लिखा गया तो भी पुलिस अपनी इंटरप्रिटेशन में ये डाल सकती है कि इससे सोसाइटी के किसी तबके को की जो है, जो रेपुटेशन है उसको अब्यूज़ किया गया या उसको थ्रेटन किया गया है। तो एक बहुत ही ज़्यादा वाइड पावर्स दे दी थी पुलिस को ताकि फ्री स्पीच को दबाया जा सके। ठीक है, इसीलिए क्रिटिसिज्म में यही कहा जा रहा था कि जो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, उन्होंने कहा था कि ये क्रिमिनलाइज कर देगा ऑनलाइन स्पीच को बहुत ही वेग एक्सप्रेशंस में। अब ये जितने भी ये टर्म्स यूज़ हो रही हैं इसके अंदर, थ्रेटनिंग, अब्यूजिंग, ह्यूमिलिएटिंग, डिफेमिंग, इन सब की डेफिनेशन क्या है? इन सब की डेफिनेशन जो है वो पुलिस डिसाइड करेगी या फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो डिसाइड करेगा। तो ये बहुत ही वाइड टर्म्स है, तो इसलिए पुलिस के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जानी है, इसीलिए इसका बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। ठीक है, अब ये इसको बेसिकली अब केरला गवर्नमेंट ने अंडर पब्लिक प्रेशर इसको वापस ले लिया है इस ऑर्डिनेंस को, और कहा है कि इसके ऊपर पब्लिक डिबेट होगी तब इसके ऊपर कुछ एक्शन आगे वो लेंगे। ठीक है,
तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। इसके ऊपर आप एमसीक्यूज कर लेना, एडिटोरियल्स देख लेना। एडिटोरियल्स में एक एडिटोरियल है न्यू स्ट्रेटेजिक पॉसिबिलिटीज़ विद द गल्फ, ठीक है। इस एडिटोरियल को सी राजा मोहन जी ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है। बहुत अच्छा एडिटोरियल, इसको पढ़ लेना। कोई आपको बहुत डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा इसको समझना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है ये। तो इसको समझ के लेना। ये नीचे मेंस का एक क्वेश्चन है, वो भी कर लेना अगर आप अटेम्प्ट करना चाहो तो we'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.